नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज 16 जुलाई 2024 है। आज ही के दिन 16 जुलाई 2016 को मैंने एग्री कोचिंग चंडीगढ़ को स्टार्ट किया था। हालांकि 16 जुलाई को शुरू होना अपने आप में इत्तेफाक ही था, क्योंकि मुझे याद है मैं 11 जुलाई 2016 को कोचिंग के लिए प्लेस होल ढूंढ रहा था। मुझे लगा था मुझे पता है कहाँ मिलते हैं, एक दिन के अंदर मिल जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ और मुझे ढूंढते ढूंढते टाइम लगा। फाइनली जब मैंने स्टार्ट किया वो 16 जुलाई को स्टार्ट किया। पर मेरे करियर की स्टार्टिंग 16 जुलाई 2016 से नहीं हुई। आपको ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मैंने जिन कंडीशन को, जिस स्ट्रगल को फेस किया, मैं नहीं चाहता वो हर बच्चा फेस करे। आप सोचेंगे ऐसा क्यों, बताता हूँ आपको। मेरी करियर की स्टार्टिंग होती है मार्च 2013 से, जब मैं पहली बार चंडीगढ़ आया। चंडीगढ़ कहिए या फिर मोहाली कहिए। जब यहाँ पे आया तो मुझे कुछ नहीं पता था। गाइडेंस के नाम पे शून्य, जीरो। कोई वैकेंसी आएगी तो मुझे पता चलेगा कि क्या करना चाहिए। हालांकि इससे पहले मैंने वैकेंसीज के नाम पे बैंक जॉब के लिए प्रिपेयर किया था, लेकिन उस समय पे क्या किया, पैसे की कमी होने के कारण बस फोकस ये था जल्दी से जॉब मिल जाए। सपना ये था कि 3 महीने के अंदर तैयारी करके जॉब मिल जाती होगी। पर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं जॉब ढूंढने के लिए चंडीगढ़ आ गया। पहली जॉब जो मैंने कॉल सेंटर के अंदर करी, उसमें सैलरी थी 8,200 रुपये। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि बीएससी एमएससी करने के बाद भी अगर मुझे 8,200 की जॉब करनी पड़ेगी तो फिर ये पढ़ाई लिखाई क्यों करी। लेकिन तब पता चला इसी काम के लिए मुझे 12,000 रुपये मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। लेकिन मैं ठहरा राजस्थान के छोटे से गांव का एक बंदा, ये कहाँ इंग्लिश बोल लेगा। आती थी थोड़ी बहुत, उतनी अच्छे से नहीं आती थी। मैं चला गया इंटरव्यू देने और रिजेक्ट होके आ गया। आपने ऐसा सुना होगा कि लड़की छोड़ जाए तो दिल टूट जाता है। वैसा तो नहीं, पर हाँ, दिल टूट जाता है, ये बात सच्ची होती है। उस दिन मेरा दिल टूटा। तब मुझे समझ आया मेरी औकात क्या है, मेरी हैसियत क्या है, और जो मैं सोचता हूँ मैं हूं क्या यार। एक 12,000 की जॉब का इंटरव्यू मैं क्रैक नहीं कर पाया। मैं आपको बता दूं, पूरे पूरे 13 दिन का गैप था। 14वें दिन वो इंटरव्यू देने में फिर से गया था। पता है कौन सा, जिसमें मैं रिजेक्ट होके आया था। पर इस 14वें दिन जानने से पहले 13 दिन के अंदर, मैं याद तो नहीं रख पा रहा हूं, मतलब याद नहीं कर पा रहा हूं, पर मेरे हिसाब से मैंने इन 13 दिनों के अंदर 13 बार से ज्यादा खाना नहीं खाया होगा। मुझे लंच और डिनर याद नहीं था, बस मुझे ये याद था कि मुझे पूरा दिन बैठ के इंग्लिश पेपर को पढ़ना है, इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, ग्रामर सीखना है, बोलते रहना है। मैं बोलता जा रहा हूँ। आज मैं पढ़ाते हुए 8 घंटे 9 घंटे बोलता हूँ दिन में। उस समय मैंने 10 से 12 घंटे सिर्फ इंग्लिश को बोला, बाकी सब छोड़ दिया, पर सिर्फ 12 से 13 दिनों के लिए। वो जॉब जिसने मुझे 14 दिन पहले रिजेक्ट कर दिया था, आज 14वें दिन जब मैं गया, वहां पे मुझे आज भी याद है एक मैम बैठे थे, दो सर बैठे हुए थे। वो मुझे देख के स्माइल किए। क्यों किए, उनको लगा ढीठ आदमी फिर से वापस आ गया, रिजेक्ट होके जाएगा। पर उस दिन मैं उस जॉब के लिए सेलेक्ट हुआ। हालांकि बहुत अचीवमेंट नहीं था, 12,000 ही उसकी सैलरी थी। पर उस दिन मैंने समझा, क्या समझा, कि ये जो समस्या जिंदगी में आई थी ना आज से 14 दिन पहले, वो समस्या नहीं थी, वो कुछ अच्छा करने के लिए आई थी। जिस काम को तू अपने पिछले 20-22 सालों में नहीं कर पाया, वो इंग्लिश सीखने वाला काम 14 दिनों के अंदर कर दिया। तो तब मैंने सीखा कि समस्याएं जब हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती हैं, उनका आना एक इशारा है कि भगवान आपकी जिंदगी के अंदर बड़ा बदलाव देखना चाहता है। तो वो समस्या किसी वजह से आई थी और उस समस्या ने मेरी जिंदगी के अंदर बदलाव किया। मैंने वो 12,000 की जॉब तो शुरू करी। उस जॉब के अंदर रहते रहते मुझे 16,000 मिलना शुरू हो गया था। पर मुझे 12 और 16,000 से अब नहीं रुकना था। इतनी सैलरी पे रुकना क्यों नहीं था। गरीब घर से जब आएंगे ना तो सब कुछ पैसा ही होता है। मैं जब 7वीं 8वीं कक्षा के अंदर था, मुझे पढ़ाने के लिए मेरे पिताजी के पास जो 3 एकड़ जमीन थी, उस जमीन को उन्होंने बेच दिया था। और मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा था, क्योंकि मैं 7वीं क्लास का बच्चा यार, मुझे कहाँ समझ आएगा। पर आपको पता है, जब वो जमीन बेची थी ना, मुझे आज भी याद है, राजदूत बाइक थी, उस बाइक पे बैठ के मैं और पापा जा रहे थे। कहाँ से, तहसील से, क्योंकि वो जो रजिस्ट्री या फिर लैंड ट्रांसफर वाला काम है वहीं से होना होता है। वो जब जा रहे थे ना तो पापा अपसेट थे। मैं तो बच्चा, मुझे तो नहीं पता ये वाली बात। एक बैलगाड़ी जा रही थी, वो 2 बैल वाली गाड़ी आपने देखी होगी। वो 2 बैल वाली गाड़ी के साइड में एक डंडा सा लगा होता है। तो जैसे ही बाइक को हमने बाइक से ओवरटेक किया, आगे निकलना चाहा उस गाड़ी से, तो थोड़ा सा पापा ने इस साइड कर ली और मेरा कंधा जो है ना वो टकरा गया उस डंडे के साथ, और मैं यूं एकदम बाइक बैठा गिरने वाला हो गया। गिरा नहीं मैं, लेकिन बाइक एकदम से डगमगा गई और पापा को साइड में रोकना पड़ा।
और जब रोका ना तब मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे। मुझे अभी नहीं समझ आया वो आंसू क्यों थे, लेकिन एक समय के बाद मुझे समझ आया कि किसान के लिए उसकी जमीन उसका गहना होती है, और कोई उसका गहना उससे छीन ले तो दुख से उसे होगा ही होगा। तो आपको पता है, मैंने मेरे फादर के लिए, व्हाट वाज माय ड्रीम, कि जो उन्होंने मुझे दिया था मुझे पढ़ाने के लिए, मुझे उन्हें वापस करना है। तो मेरे सपनों के अंदर था कि मैं अपनी कोचिंग बनाऊंगा, करूंगा, लेकिन हाँ, मैंने संघर्ष के दौरान उनको जमीन लेके दी वापस, वही जमीन जिसमें वो पहले से थे, बट जो जाने पर दुख हुआ था। तो मेरा सपना था कि मेरे पिताजी के पास वो जमीन होनी चाहिए, तो वो 3 एकड़ बेची थी, बट मैंने उनको 25 एकड़ वापस लेके दी कि वो वहां पे उस जमीन के साथ वो जो पुराना एहसास था वो ले सके। बट मैंने अपने करियर से ये सीखा कि संघर्ष जब जिंदगी में होता है ना, तो संघर्ष आपका जितना बड़ा होता है मंजिल उतनी बड़ी होती है। कि ऐसा कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है ना, जिनके हौसलों में उड़ान होती है। क्योंकि वो आपने सबने सुना हुआ है कोट कि मंजिल उनको नहीं मिलती जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में उड़ान होती है। तो सपने देखने से कुछ नहीं होता, संघर्ष करने से और आगे बढ़ने से सब कुछ होता है। मैंने शुरू किया था ये 2013 के अंदर जो सफर था, जिस सफर के अंदर मैं 8,200 की जॉब से 12,000 की जॉब पे गया। लेकिन वो 13 से 14 दिन का जो इंग्लिश सीखने वाला सफर था, उसने मुझे सिखा दिया था कि इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन इंसान के अंदर क्या होना चाहिए, संघर्ष की सीमा नहीं होनी चाहिए और अपना जज्बा होना चाहिए कि मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब को ज्वाइन किया। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, समस्याएं बिना किसी वजह से जिंदगी में नहीं आती हैं, बदलाव लाने के लिए आती हैं। आपको पता है, मैंने लास्ट जॉब जो थी 43,000, ये 2015-16 की बात मैं कर रहा हूं, मैं 43,000 रुपए कमा रहा था एक महीने के। आज से 9 साल पहले की बात है। आज से 9 साल पहले 43,000 छोटा अमाउंट नहीं था, अच्छा था, मेरे घर वाले भी खुश थे, मैं भी जॉब से सेटिस्फाइड था। लेकिन मैं जिस कॉलेज के अंदर पढ़ाता था ना, मेरा पढ़ाने का तरीका मेरा ही था। आप अगर मुझे YouTube पे देखते होंगे ना, तो मैं अपने तरीके से पढ़ाता हूँ, फिर मुझे चाहे किसी मर्जी प्रकार की बात करनी पड़े, पर मेरे बच्चे को अगर समझ आ जाएगा ना, तो मैं कुछ भी बात कर लेता हूँ। पर मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल को, जहां मैं पढ़ा रहा था, उन्हें ये बात पसंद नहीं थी। हालांकि ठीक है, वो अपनी जगह पे सही ही थे, उनको सब कुछ प्रोफेशनल वे में चाहिए था, और मेरा कुछ ऐसा था कि मुझे बस सेटिस्फेक्शन और रिजल्ट चाहिए बच्चों का। तो बच्चे मेरे पढ़ाने से खुश थे। उस कॉलेज का रिजल्ट मेरे सब्जेक्ट में 97% था, हाईएस्ट था अपने आप में। एंड आपको पता है वो सब्जेक्ट क्या था? इकोनॉमिक्स। अगर ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स के अंदर हाईएस्ट रिजल्ट आ रहे हैं, तो मतलब अपने आप में अच्छा पढ़ाया जा रहा है। पर उनको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं था। रिजल्ट पसंद था, लेकिन तरीका पसंद नहीं था। अब वो हर बार मुझे डांटते थे, मीटिंग के अंदर मेरी कभी कभी बेइज्जती हो जाती थी। मुझे ऐसा बोला जाता था कि तुझे पढ़ाना नहीं आता है, तेरा तरीका गलत है। तो मुझे ये चीज समझ आ गई थी कि कभी ना कभी मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा तरीका उन्हें पसंद नहीं आ रहा। अब समस्या तो हो गई कि अच्छी खासी आप जॉब पे हैं, लेकिन आपको निकाल दिया जाएगा। लेकिन अभी कहा था ना, समस्याएं बिना किसी रीजन के नहीं आती हैं, है ना। रीजन था समस्या आने का, बिकॉज जिंदगी मुझे कहीं बड़े जगह पर ले जाना चाह रही थी। उस जॉब से निकाले जाने के डर से मुझे था एक दिन वो निकाल देंगे, बेटर है मैं ही छोड़ के निकल जाता हूं। तो मैंने शुरुआत करी एग्री कोचिंग चंडीगढ़ की। जब मैंने शुरुआत की थी ना, मैं उस टाइम पे जॉब कर रहा था। पता है कैसे करता था? सुबह 7 से 9 बजे बैच लेता था, मॉर्निंग बैच कोचिंग के अंदर। 9 बजे निकल के 9:30 बजे रिपोर्टिंग होती थी, कॉलेज के अंदर पहुंच जाता था। 4:30 बजे छुट्टी होती थी, 5 बजे फिर कोचिंग पहुंचता था। 5 से 7 बजे क्या करता था, वापिस आ जाता था और पढ़ाता था। तो 2 बैच ले रहा था, 7 से 9 और शाम को 5 से 7, और बीच में पढ़ा रहा था। तो सुबह 7 से लेके रात के 7 बजे तक तो पढ़ाना ही पड़ेगा। उसके बाद पीपीटी है या क्लास का काम है, कुछ भी है, वो करना पड़ेगा। तो उन दिनों ना लगभग 18 घंटे काम किया होगा शुरुआत के अंदर, क्योंकि कोचिंग के अंदर झाड़ू लगाने से, पीजी से पानी भर के आना, और वो जो बड़ा सारा डब्बा था उसको कंधे पे रख के उठा के लाना, सब काम करना पड़ता। बिकॉज पहला बैच 7 बच्चों से स्टार्ट किया था। अब जब वो 7 बच्चों से स्टार्ट किया और उसके साथ साथ जो वो काम करने पड़े, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और शुरुआत के 2 महीनों के अंदर अच्छा फीडबैक मिलना स्टार्ट हो गया। तो फिर मैंने उस जॉब को छोड़ दिया कि अब उसको छोड़ के क्यों ना फोकस किया जाए। अच्छी बात ये कि मुझे निकाला नहीं गया, मैंने छोड़ दिया वहां से, क्योंकि मुझे वहां पे इनसिक्योरिटी फील हो रही थी। एंड यस, अच्छा ये भी हुआ कि मैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आया, मैंने खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। अब जब मैं 16 जुलाई 2016 को एग्री कोचिंग चंडीगढ़ स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि एक कमी जो मेरी जिंदगी के अंदर रही, वो थी गाइडेंस की।
पैसे की कमी होना समझ आता है, गरीब पैदा होना बुरी बात होती नहीं है, गरीब मरना बुरी बात होती है। तो मैं गरीब पैदा तो हुआ था, पर मैं गरीब हूं नहीं, और मैं किसी को रहने भी नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं कि आज मैं सब लोगों को गाइड करूं, लोग अपनी मंजिल तक जा सके। आज 8 साल पूरे कर लिए हैं, इतना सा तो कमा लिया है कि खुद का अपना सब कुछ है। लेकिन जो अभी बाकी है वो इच्छा जो पहले साल से थी। ऐसा में भी लोगों को लगता होगा, सबको नहीं लगता मुझे पता है, पर कुछ लोगों को लगता होगा कि एग्री कोचिंग ने फी कम करी है बिकॉज कंपटीशन। मुझे कोई कंपटीशन दिखता नहीं है। 3 सिलेक्शन और 317 सिलेक्शन में बहुत अंतर होता है, इसे कंपटीशन नहीं माना जा सकता। मैंने जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी 2018 के अंदर, ये वो टाइम है जब ऑनलाइन टीचिंग के लिए अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करते थे, ना ही ज्यादा कुछ और होता। जूम भी उस टाइम पे नहीं चलता था। मैं जहां पे क्लासेस ले रहा था वो प्लेटफॉर्म बहुत अटकता था, क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन क्लास उतनी फेमस ही नहीं हुआ करती थी। एंड तब मैं प्री और मेंस के लिए 15,000 चार्ज करता था। 15 के बाद अगले ही साल से मैं 12,000 ले रहा था, और 2020 कोरोना के अंदर मेरी फीस 10,000 रुपए थी, प्री मेंस और इंटरव्यू की, एएफओ की बात मैं कर रहा हूँ। इस टाइम पे कोई भी नहीं है इंडिया के अंदर जो ऑनलाइन पढ़ा रहा है। तो मैं 15,000 से 10,000 पे क्यों आ गया? उसका कारण ये कि जब बच्चों की संख्या बढ़ने लगी, मेरे लिए चीजें अफोर्डेबल होने लग गई, तो मैंने कम करना शुरू किया। उस 15 से 10 के सफर से नीचे आते आते आज मैं 3,000 पे हूं। आप में भी कहेंगे इसे कंपटीशन के कारण हूं। मैंने जैसा कि बताया, कंपटीशन रिजल्ट से होता है, कंपटीशन क्वालिटी से होता है, कंपटीशन मार्केटिंग से कभी नहीं हो सकता। तो मैं कंपटीशन नहीं देखता, पर मैं उस सपने को और उस अपनी जिंदगी के अंदर आई समस्या को देखता हूं कि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। अगर गाइड करता तो शायद मैं पहले ही दिन से वो कॉल सेंटर की जॉब या फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ना करता, मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता जो मेरा सपना था। पर मुझे कभी पता ही नहीं था ना क्या कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। टीचिंग अच्छी लगी इसलिए टीचिंग प्रोफेशन के अंदर हूं, पर एग्जैक्टली नहीं पता था बिकॉज किसी ने कभी गाइड ही नहीं किया। माता पिता उतने पढ़े लिखे नहीं है, ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे कि यहां वहां जाता गाइडेंस लेता, बस अपने दम पर जो समझ आया वो किया। पर गर्व भी महसूस होता है आज कि किसी नाम का सहारा लेके अपना नाम नहीं किया, अपना नाम खुद बनाया। जिस दिन शुरू किया था एग्री कोचिंग चंडीगढ़, यूट्यूब 0 सब्सक्राइबर, टेलीग्राम 0 सब्सक्राइबर, तो किसी के सपोर्ट से आगे नहीं बढ़ा हूं, अपने दम पर आगे बढ़ा हूं और आप लोगों के सपोर्ट और प्यार से आगे बढ़ा हूं। आप लोगों के साथ इतनी सारी बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको भी समझाना चाहता हूं कि संघर्ष जितना बड़ा करोगे ना, उतनी मेहनत आपको आपका रंग लेके आएगी, कहिए कि आपको मंजिल दिलवाएगी। तो ना आजकल जो मैं लोगों के अंदर देखता हूं वो ये कि बच्चे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हैं। मुझे बहुत समस्या होती है जब बच्चे छोटी सी स्पेलिंग गलत लिख देते हैं। इट्स नॉट लाइक कि बच्चे ने बहुत गलती कर दी, एक स्पेलिंग से कुछ थोड़ी हो गया, लेकिन वो एक छोटी सी स्पेलिंग गलत कर देता है तो फिर मुझे लगता है यार इस बच्चे ने 4 साल में क्या सीखा। आज जब बच्चा पढ़ने के लिए आता है बिल्कुल जीरो होके आता है। उसका कारण ये कि उसने वो 4 साल बिना गाइडेंस के निकाल दिए। कुछ उसको पता नहीं था, उसे बस इतना पता था कि कॉलेज है, मस्ती कर लेता हूं और जिंदगी निकल जाएगी, पर जिंदगी मस्ती करना ही नहीं थी। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जैसा हम चाहते हैं जिंदगी वैसी नहीं होती, जो हमारे साथ होता है जिंदगी वो होती है। तो आपने भी तो चाहा था ना कि बीएससी करोगे 1 साल के अंदर सफल हो जाओगे, क्या सब लोग तुम हो गए? नहीं ना। तो जो हम सोचते हैं वो जिंदगी नहीं होती, जो हमारे साथ होता है वो जिंदगी होती है। तो ये जिंदगी है जो अब तुम्हारे साथ हो रहा है, जहां तुम इस वीडियो को लगातार सुन रहे हो, जस्ट इसलिए कि तुम समझना चाहते हो कि मुझे अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है। तो कुछ करना है तो एक चीज ध्यान रखिए, आपको अपने कदमों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, आपको रुकना नहीं है। दुनिया ने सीसीआई का नोटिफिकेशन आने पर तैयारी करी है, जिसमें टाइम 25 दिन ही मिला और हर कोई रो रहा है कि तैयारी नहीं हो पाई। लेकिन जिसको सिलेक्शन लेना है वो किसी नोटिफिकेशन का मोहताज नहीं है, वो हर दिन और हर रात को मेहनत कर रहा है। लेकिन लोगों को लगता है कि जो किस्मत में लिखा है वो मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है और मेहनत करोगे तो जो चाहोगे वो पाओगे। तो अपने ना संघर्ष की सीमा को रोकिए मत। मैं एक छोटी सी आपको कहानी नहीं है, एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं जब स्टार्ट किया, जैसा कि मैंने बताया कि मैं कोचिंग के अंदर झाड़ू भी खुद लगाता था, पानी भी भरता था, सारी कॉल्स में अटेंड करता था, पढ़ाता भी था, मैनेजमेंट भी, सब एक ही अकेला बंदा था मैं 2016, 17, 18, 19, 20 तक। हाँ 20 के बाद लोग जुड़ना स्टार्ट हो गए थे, पर 3 से 4 साल तक अकेला ही था। बीच बीच में कुछ लोग आए, लेकिन 90% काम खुद ही करना पड़ता था।
तो मेरे पास ना एक बैग होता था, लैपटॉप बैग मेरा लंबा सा ऐसे नीचे लटकता था, और मेरे पास दो फोन हुआ करते थे। एक मैंने अपना पर्सनल नंबर रखा हुआ था, एक जिसपे फोन कॉल्स आते थे कोचिंग वाले। दो फोन मेरे पास होते थे और लैपटॉप होता था। मैं क्या करता था, सुबह पढ़ाता था, फिर कॉलेज चला जाता था, फिर शाम को पढ़ाता था, और फिर रात को वहीं बैठ के काम करता था। और मुझे झाड़ू लगाने में शर्म आती थी, क्योंकि सोसाइटी ने मुझे सिखाया है, आप भी तो सीखते हो सोसाइटी से, कि झाड़ू लगाना अच्छी बात नहीं है। अब कोचिंग का डायरेक्टर कैसे झाड़ू लगा सकता है? तो मेरा छुप के झाड़ू लगाता था। किससे? बच्चों से और उस प्लेस के ओनर से, कोचिंग का वो प्लेस रेंट पे था ना। तो मैं लगभग 11:30 पौने 12 बजे रात को झाड़ू लगाता था, जब जाने वाला होता था। तो ये उस रात की बात है जब मैंने लगभग पौने 1 के आसपास झाड़ू लगाई है। पौने 1 के आसपास झाड़ू लगाई है, और मुझे पता है कि सुबह मुझे 5 बजे उठना है, क्योंकि उठ के तैयार होना है, कोचिंग के अंदर पढ़ाना है, फिर कॉलेज के अंदर जाना है। पौने 1 के आसपास झाड़ू लगाई, 15-20 मिनट के अंदर सफाई कर दी सारी, और 1 बजे मैं निकल रहा हूँ कोचिंग से। कहाँ के लिए? अपने पीजी के लिए। तब मेरे पास अपना घर नहीं था। पीजी के लिए जब निकल रहा हूं, तो अब कुछ ऐसा है कि आंखें एकदम लाल हो रखी हैं, क्योंकि आप अगर 3 से 4 घंटे हर रात सोएंगे ना, तो आपकी आंखें लाल दिखेंगी। और मैं गिरने वाला हूँ, अच्छे से चल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि थक चुका हूँ। मेरा पीजी और मेरा कोचिंग ज्यादा दूर नहीं था, 500-600 मीटर के डिस्टेंस पर था। लेकिन मेरी कोचिंग बाहर मार्केट में थी, और पीजी मेरा पीछे कॉलोनी के अंदर था, तो कॉलोनी के गेट से जाना पड़ता था। मैं जैसे ही कोचिंग से निकल गए और कॉलोनी के गेट पे गया, वहां पुलिस खड़ी हुई थी। ठीक है, मैं कौन सा गलत काम करके आ रहा हूँ, पर पुलिस किस वजह से खड़ी है मुझे तो नहीं पता। पर मेरी लाल आंखें और डगमगाती चाल, मेरे पास लैपटॉप और दो दो फोन, पुलिस को एकदम सही समझ आ गया कि ये बंदा सट्टा लगाने वाला पर्सन। आप जानते होंगे जो सट्टा लगाने वाले बुकी लोग जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। फोन उनके पास ज्यादा होते हैं, एक लैपटॉप उनके पास होता है, नशेड़ी भी है। मैं एकदम ऐसा ही दिख रहा हूं। मुझे उन्होंने रोक लिया, 100% डाउट के साथ के शिकार मिल गया, जिसको पकड़ना चाहते हैं यही है वो बंदा। पर मैं बंदा हूं नहीं। मेरा फोन चेक किया उन्होंने, फोन कॉल चेक करी, कहीं भी ऐसी कॉल नहीं दिख रही है जहां डाउट किया जा सके। मेरा लैपटॉप चेक किया, मैं उनको लैपटॉप के अंदर पीपीटी खोल के दिखा रहा हूँ कि भाई ये देखिए एग्रीकल्चर की पीपीटी है, पढ़ाता हूँ। मैं उनको अपना आईडी कार्ड दिखा रहा हूँ। उनको अब भी विश्वास नहीं हुआ। लगभग पौने घंटे की मगजमारी के बाद फाइनली उनको मानना पड़ा कि ये बंदा पढ़ाता ही है, ऐसे काम नहीं करता, पर इसके हालात इसलिए क्योंकि सुबह से शाम तक काम कर रहा है, सोया नहीं है। मुझे जाने दिया। पर आप समझिए कि पिछली रात आप 4 घंटे सोए हैं, और अगले दिन आपने 16 घंटे काम किया है, और 17वां 18वां घंटा आपका इस संघर्ष के अंदर चला गया है। अब 2 से 2:15 का टाइम हो चुका है। मैं जा रहा हूं, अब मेरे अंदर क्षमता नहीं है चलने की, अब थक चुका हूं एकदम। रास्ते में जा रहा था, सड़क टूटी हुई थी, और टूटी हुई जो कंक्रीट से निकल जाते हैं ना बाहर, वो पड़े हुए थे। गड्ढे के अंदर क्योंकि मैं नींद के अंदर हूं, मुझे नींद आ रही है, गड्ढे के अंदर पैर लगा, मैं गिर गया। अब जैसे ही गिरा तो जीन्स यहां से घुटने पे चोट लगी, थोड़ा सा खून आ गया, और मेरी जीन्स फट गई, जरा सा उसके अंदर क्रैक कह दीजिए वो आ गया। चलो जीन्स तो मैं नहीं ले लेता, इतनी भी दिक्कत नहीं थी, 400 की जीन्स तो मैं ले ही सकता था। पर बुरा ये हुआ कि मैं रोने लग गया। इंसान जब तक रोता नहीं है ना, खुद को रोक लेता है ना, तब तक स्ट्रोंग रहता है। जब वो रो लेता है ना, तब या तो उसे कोई सहारा चाहिए होता है, या वो खुद को तोड़ देता है। अब मेरे पास सहारा नहीं था। मैंने रोते रोते सोचा कि मम्मी को फोन कर लेता हूँ। मैंने नंबर भी डायल किया और काट दिया। ये सोच के काटा यार कि रात के 3 बजने वाले, मम्मी सो रही होगी, और रोते रोते बोला तो तेरे से जाएगा नहीं, तो क्या बात करेगा उनके साथ। लेकिन सोने से पहले एक बात डिसाइड कर ली कि मेरे से सब नहीं हो रहा, मैं 16 से 18 घंटे काम नहीं कर सकता, मैं छोड़ दूंगा। मेरे पास 43,000 की जॉब है, कल को 50-60 हजार तक चली जाएगी, अच्छा पैसा कमा लूंगा, मुझे कोई इतनी दिक्कत भी नहीं है। और मैं एक गरीब घर से आता हूँ, मैं गांव के घर से आता हूँ, जहां मेरे सपने बड़े तो हैं, पर इतने बड़े नहीं कि मुझे महल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बस मुझे अच्छी रोटी चाहिए 2 टाइम की, और सुविधाएं चाहिए जो 60,000-50,000 की जॉब से पूरी हो सकती थी। मैं रात को सो गया और सुबह जब उठा, लगभग 7:15 के आसपास उठा हूं मैं। 7 बजे मेरी क्लास का टाइम है, मैं हर दिन 7 बजे पहुंच जाता हूँ, आज 7:15 उठाऊं, और बिना नहाए बिना कुछ किए, बस मुंह धोया, जरा से बाल सही किए, और रास्ते के अंदर पैदल चल रहा हूँ। ये सोच के चल रहा हूँ कि जाके बच्चों को बोल देता हूँ, क्योंकि 7 ही बच्चे थे उस टाइम पे। फीस ली थी किसी से 9,000 या किसी से 10,000, तो जो 60 से 70 हजार रुपए मेरे पास आए हैं ना, उनको वापस कर दूंगा। बोलूंगा भाई साहब मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, अपनी फीस वापस लो, मुझसे नहीं हो रहा। 500 मीटर का डिस्टेंस था, और इस डिस्टेंस के अंदर मैं खुद से बातें करता जा रहा हूँ। इस डिस्टेंस के अंदर मैंने खुद से बातें करी कि दीपक, सपना देखा था तो पूरा क्यों नहीं कर पा रहा, और शुरू किया था तो बीच में छोड़ने की बातें क्यों कर रहा है। इधर से दूसरा दीपक बोल रहा है कि तेरे से हो नहीं रहा, घुटने पे चोट लगी हुई है, ये तेरे साथ हो रहा है, छोड़ दे इसको। खुद से बातें करते करते खुद से ही जवाब मिला
कि अगर पूरा नहीं करना था तो शुरू क्यों किया, और क्या तुझे में इतना दम नहीं कि तूने शुरू किया तो पूरा ना कर पाए। तो फिर खुद को समझाया कि कोई बात नहीं, जैसे तैसे इस बैच को पूरा करेंगे, फिर छोड़ देंगे। अब मैं वहां पे जा रहा था ये बात बोलने कि मैं इसके बाद कोचिंग में नहीं पढ़ाऊंगा, फीस वापस ले लो, पर मैंने जाके उनको सिंसियरली बोल दिया कि मेरी तबीयत खराब है यार, आप मेरी हालत देख सकते हो, आज नहीं पढ़ा पाऊंगा, छुट्टी कर रहा हूं, कल करूंगा। बच्चे बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैं वापस चला गया, जाके सो गया। उस दिन मैं कुछ 1 बजे तक लगातार सोता रहा रोशनी के अंदर, क्योंकि मेरे पास रूम नहीं था उस पीजी के अंदर। हाँ, मैंने कभी ये सब बातें इंटरनेट पे बताई नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी गरीबी को बता के सिंपैथी लूं। पर उन दिनों मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। पैसा मैं कमा रहा था 43,000, पर मैंने कोचिंग भी तो खोली है ना, वहां भी तो इन्वेस्टमेंट किया है ना। तो जिस पीजी के अंदर मैं रहता था ना, वो ओपन एरिया था, कमरा नहीं था, उसके अंदर कर्टन लगा के डाला हुआ था, और मैं वहां रह लेता था। पर वहां मुझे फायदा ये मिला कि मुझे पैसा 1,000 रुपये कम देना पड़ा, तो ठीक है कमरा ना सही। रात को थोड़ा डर लगता था कि कोई कभी आ गया तो इसमें तो गेट ही नहीं है, मुझे कोई भी ऐसे उठा के ले जाए, कुछ हो जाए। लेकिन वो गरीबी डर को अपने आप खत्म कर देती है। तो वहां पे था मैं। अब जब मैं वहां सोया रहा 1 बजे और 1 बजे उठा तब मुझे पता चला कॉलेज भी आज मैं नहीं गया हूँ, छुट्टी हो गई, और इन्फॉर्म भी नहीं करा, तो कल फिर से गालियां पड़ने वाली हैं। ऑलरेडी उस कॉलेज के अंदर गालियां पड़ती थी कि तेरा स्टाइल अच्छा नहीं है, अब ये भी स्टाइल अच्छा नहीं है कि तू कॉल भी नहीं करता कि छुट्टी से पहले। अब मैं उठा हूँ, तैयार हुआ हूँ, आराम से प्रिपेयर करा है, शाम का बैच मैंने लिया और खुद को समझा दिया कि कुछ छोड़ना पड़ा तो जॉब को छोड़ दूंगा, और जॉब को छोड़ूंगा लेकिन ये कोचिंग नहीं छोड़ूंगा, कि ये मेरा सपना है, मैंने खुद इसे शुरू किया है। तो मैंने डिसाइड कर लिया। कुछ दिनों बाद मैंने जॉब छोड़ दी। ये जब जॉब मैंने छोड़ी ना, मेरे पिताजी मुझसे नाराज हो गए, क्योंकि जिस बंदे ने 3 एकड़ जमीन को बेच दिया होगा पढ़ाने के लिए, और उसका बच्चा अगर 45-43 हजार कमा रहा होगा और वो जॉब छोड़ेगा, तो उस पिता को क्या लगेगा कि इसका दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि कोचिंग से कुछ आ ही नहीं रहा। पहले साल का मेरा नेट प्रॉफिट था 64,000 रुपये, मतलब 1 महीने का लगभग 5,500 रुपये हुआ। जो बंदा 43,000 कमा रहा था, वो 5,500 महीने कमा रहा है, आप उसे पागल ही तो कहेंगे। तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, ज्यादा पढ़ लिख गया तू, और मेरे पिताजी ने मेरे से बात करना बंद कर दिया। ये सफर चला है 16, 17, 18, 19। जब भी घर जाता हूँ बात वो मेरे से करते हैं, जब पैरों को हाथ लगाता हूँ आशीर्वाद मुझे वो देते हैं, लेकिन वो जो दिल से बात करने वाली बात है ना, वो कभी नहीं करते हैं, क्योंकि वो नाराजगी उनको दिखती है। लेकिन नाराजगी दूर उस दिन होती है जब उन्होंने देखा, मतलब उनको जब पता चला 2020 के अंदर, कोरोना टाइम के अंदर कुछ जो हमारा चल रहा था एग्री कोचिंग चंडीगढ़ का, तो एग्री कोचिंग चंडीगढ़ ने जो जीएसटी पे किया, जो इनकम टैक्स पे किया, अब वो हमें अपने पैसे के हिसाब से सब पे करना पड़ता है, तो कुल मिला के हमने 1 करोड़ के आसपास टैक्स पे किया। और जब पिताजी को ये बात पता चली ना, उनको विश्वास नहीं हुआ इस बात पे कि ऐसा कुछ हो सकता है, कि ऐसा कुछ इस बच्चे ने किया है। तो उन्होंने पहले मेरे घर वालों से वेरीफाई किया, उनको तब भी विश्वास नहीं आया, तो फिर डॉक्यूमेंट से वेरीफाई किया कि ऐसा कुछ है। उस दिन के बाद उनको गर्व महसूस हुआ कि हाँ इसने ऐसा कुछ किया है और ये ऐसा कुछ कर रहा है। तब उनको लगा कि इसका निर्णय सही ही था। पर एक बार समझ के देखिए, अगर आप कुछ करें और 4 साल तक आपके घर वाले आपसे बात ना करें, आपको कैसा फील होगा। और उन 4 सालों ने ना वो पिताजी के साथ एक डिस्कनेक्ट सा कर दिया। प्यार जो बच्चा चाह रहा होगा एक संघर्ष के दौरान कि मुझे मिलना चाहिए, वो तो मिल नहीं रहा, सपोर्ट तो मिल नहीं रही। लेकिन मैंने इस सफर के अंदर जो 2013 से 2020 तक का था ना, ये बहुत अच्छे से सीख लिया कि मुश्किलें आएंगी आएंगी, पर मैंने सीखा कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो, किस्मत की आजमाइश तो जुए में करी जाती है। तो मैंने अब किस्मत पर विश्वास करना छोड़ दिया, और उसके बाद 2021, 22, 23 और 24 ये सारा सफर आप लोगों ने भी देखा है। जहां मैंने जीरो से शुरू किया था, आज मैं जहां पे भी हूं, उसके पीछे सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, उसके पीछे आप जैसे बच्चों का प्यार भी है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब कोई AIR 1 आ जाता है तो हम उसकी फोटो डालते हैं, पर उसके पीछे हम नहीं होते, उसके पीछे पहले सबसे पहले ऊपर वाले का आशीर्वाद होना चाहिए, माँ बाप की सपोर्ट होनी चाहिए, बच्चे की मेहनत होनी चाहिए, और सबसे लास्ट में हम आते हैं, वो गाइडेंस वाला पार्ट। तो भगवान अगर चाहे, पेरेंट्स अगर सपोर्ट करे, और बच्चा अगर मेहनत करे और अच्छी गाइडेंस उसे मिले, तो कोई उसके सिलेक्शन को रोक नहीं सकता। तो इस साल का आप रिजल्ट देखेंगे तो कहने को तो बहुत सारे लोग बोल देते हैं, है ना। कहने वालों ने कहा सेलिब्रेटिंग 300+ सिलेक्शन। मैंने भी गुस्से के अंदर वीडियो शेयर करी कि तुम 300 छोड़ो, तुम 100 का सिलेक्शन दिखा दो, रिजल्ट दिखा दो। मुझे कोई शरेआम चैलेंज कर देगा ना भाई साहब, मैं यूट्यूब पे आके एक एक चीज दिखा दूंगा कि ये देख भाई, तू मेरे लिए गलत मत बोलना कि मेहनत करने वाला इंसान हो। तो झूठ मूठ लिख दिया लोगों ने,
कुछ लोगों ने 5 फोटो डाली, उसमें से फेक डाल दी, और फिर वो 500 सिलेक्शन की बातें भी कर लेते हैं कि 500 सिलेक्शन हम लेके आएंगे। खैर, मुझे उनसे कुछ कंपटीशन नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन करना है अपने से। मैं अपना बेहतर वर्जन बन के आपके सामने आना चाहता हूं। मैंने पिछले साल लगभग 48 से 50 लोगों को AFO कोर्स फ्री दिया था। इस बार शायद 2-4 को दिया हो तो दिया हो, किसी को भी नहीं दिया, क्योंकि इस बार मैंने फीस को वहां पे कर दिया जो लोएस्ट पॉसिबल फी है। हमने कैलकुलेट करके देखा कि 2100 से 2200 रुपए हमारा एक बच्चे को पढ़ाने पे प्री मेंस इंटर का खर्चा आ जाता है, चाहे वो टैक्स वाला पार्ट हो, चाहे टीचिंग वाला पार्ट हो, चाहे कुछ और हो। लेकिन उसके बाद मैंने 3000 रुपए फीस जब रखी तो इस हिसाब से रखी कि 700-800 रुपए का मार्जिन मुझे भी होना चाहिए, ताकि मुझे कल को एक अच्छे टीचर को हायर करना है या बच्चे को फैसिलिटी देनी है तो मेरे पास उतने से फंड्स भी होने चाहिए। पर आज ना मैं पैसे के पीछे बिल्कुल भी नहीं हूं, और आज मुझे पैसा चाहिए भी नहीं। मुझे कुछ चाहिए तो आपका सिलेक्शन, क्योंकि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए होता अगर मैं भी बड़े घर से आया होता। फिर मैं जहां से आया हूं ना, वहां पे पिताजी घर से निकल के शहर के अंदर 20 किलोमीटर साइकिल चला के मजदूरी करने के लिए जाया करते थे। मैंने आपको बताया था ना, मेरे पिताजी अपनी जमीन बेच दी थी, और उसके बाद मेरे पिताजी अपने घर से साइकिल चला के 20 किलोमीटर गांव के अंदर मजदूरी करने जाया करते थे, और मेरी मम्मी घर के अंदर बैठ के सिलाई किया करती थी। कितने मिलते थे मुझे आज भी याद है, बचपन के दिन जब सिलाई करने में एक सूट को उनको 3 से 4 दिन लगा करते थे, और सिलाई 25 रुपए थी उस टाइम पे। तो मम्मी ने 25-25 रुपए के लिए 3 से 4 दिन मेहनत करी, एक सिर्फ 25 रुपए के लिए। पापा 20 किलोमीटर साइकिल चला के गए मजदूरी करने के लिए। तो ऐसे घर से जब आऊंगा ना, तो मेरे सपने ये नहीं कि मुझे बहुत राजमहल चाहिए या बहुत बड़ा बड़ा कुछ चाहिए, पर मेरा ये जरूर सपना है कि जिस गाइडेंस की कमी मैंने महसूस करी वो कमी आपको महसूस ना हो, या फिर जिस पैसे की कमी मैंने महसूस करी वो आपको ना हो। आपको लगेगा कि 3000 ज्यादा हो सकता है, तो आप अपनी सेमेस्टर फी को देखिएगा। स्कॉलरशिप के साथ भी गवर्नमेंट कॉलेज भी 6 से 7000 रुपए ले लेते हैं। हम पूरा साल पढ़ाने के लिए 3000 रुपए लेते हैं, वो भी AFO। बाकी हमने UPTA को तो 1000 रुपए के अंदर पढ़ाया है। और हम जब पढ़ाते हैं ना, तो जी जान से पढ़ाते हैं। आज ये जो वीडियो है ना, ना तो एडिट करवाई है ना कुछ और करी है, बस आपके सामने आके बैठ गया हूं, क्योंकि आज जो बातें हैं ना वो दिल से आ रही हैं, दिमाग से नहीं आ रही हैं। तो जो करना चाहता हूं ना, वो सच्चाई में तो यही है कि आप में से हर एक उस बच्चे को मैं गाइड करना चाहता हूं जिसके पास गाइडेंस की कमी है, और मैं हर एक उस बच्चे को कोर्स देना चाहता हूं जिसके पास पैसे की कमी है। इसीलिए मैंने कोर्स को वहां पे लाके रख दिया है कि किसी के लिए कोर्स महंगा ही ना हो। कहने को तो 999 के अंदर कुछ बच्चों ने डिस्काउंट मांगा होगा, कोर्स महंगा लगा हो, कुछ बच्चे नहीं भी ले पाए होंगे, बट आप भी जानते हैं कि 3 महीने का इंटरनेट का रिचार्ज भी इतने का ही आता है जितने के अंदर हम 1 साल के अंदर पढ़ा दे रहे हैं। एंड मैं ये वादा करता हूं, आने वाले सालों के अंदर कोई कंपटीशन नहीं है, और होगा तो मुझे किसी से कंपटीशन करना नहीं है। मैं अपना बेहतर वर्जन बनना चाहता हूं। हर अगले आने वाले दिन में ना अपने पिछले दिन से खुद को अच्छा बनाना चाहता हूं। मैं अगर फीस कम कर पाऊंगा तो मैं वो भी करूंगा। और आपको बता दो, जिस 3000 की बात मैं कर रहा हूँ वो आज के दिन में कर रहा हूँ, वरना इससे पहले हमने 3000 के अंदर किताबें भी साथ में दी हैं। और ईमानदारी से बता रहा हूँ, 2100 रुपए के आसपास खर्चा आता है हमारा, किसका, हमारा कोर्स का, और 800 से 900 रुपए आता है हमारा किताबों को प्रिंट करवा के आप तक भेजने का। हालांकि दूर की लोकेशन हो तो 900 से भी ज्यादा आ जाता है। हमने इस बार 5000 लोगों को 3000 रुपए के अंदर कोर्स बुक्स के साथ दिया है, 6 किताबें उसके अंदर दी है। आप किसी भी बाजार के अंदर जाके 6 किताबें कोई भी उठा के देख लेना, 1500 से कम नहीं मिलेंगी, 200 से 250 रुपए कम से कोई किताब नहीं होती है। 3000 रुपए के अंदर हमने प्री मेंस इंटरव्यू और बुक्स भी दे दी। आपको क्या लगता है, अगर पर्पस पैसा कमाना ही होता तो बुक्स देने की जरूरत नहीं थी। 3000 के अंदर अच्छे खासे बच्चे ले रहे हैं, पर पर्पस पैसा कमाना नहीं है। पर्पस है आप लोगों का सिलेक्शन करवाना, आपको गाइड करना, और आपको वो क्वालिटी एजुकेशन देना जो आप लोग डिजर्व करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको वो देना जो हर किसी को नहीं मिल पाता, और वो है गाइडेंस। इसीलिए मैं हर बार जब क्लास लेता हूं तो क्लास लेते लेते मेरी बातों के अंदर बहुत सारी मोटिवेशनल बातें आ जाती हैं। वो मोटिवेशनल बातें नहीं आती हैं, मैं अपने दिनों को याद करता हूं कि मैं अगर कमजोर पड़ जाता तो शायद आज मैं भी एक ऑर्डिनरी जॉब कर रहा होता। आप भी अगर कमजोर पड़ गए तो वही 8, 12 या 16,000 की जॉब आपको करनी पड़ेगी। अपने भविष्य को सुधारिए, मेहनत को, संघर्ष को इतना बड़ा करिए कि कुछ भी अगर कांटे आपके कदमों के नीचे आए तो आप उनको दबा के आगे बढ़ जाए, अपनी मंजिल की प्राप्ति करें। इस उम्मीद के साथ इस वीडियो खत्म करूंगा कि आज जो मैंने आपको बताया इसको इस तरह से मत लीजिएगा कि मैंने आपको मोटिवेट किया है। मैं आपको मोटिवेट नहीं करना चाहता, मैं
आपके अंदर वो डिसिप्लिन देखना चाहता हूं जो लक्ष्य प्राप्ति करने वाले हर एक इंसान के अंदर होता है, और वो रुकता नहीं है तब तक जब तक उसे अपना लक्ष्य मिलता नहीं है। तो लग जाओ अपनी मंजिल की तरफ, हर उस बाधा को दूर करो, हर उस सीमा को पार करो जो आपको लक्ष्य प्राप्ति करने से रोकती है। मिलूंगा आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।